नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम दिलीप है। दिलीप जी बनारस जिला के रहने वाले हैं, यूपी के। और ये घटना 2001 की है। लेकिन ये जो घटना हुई थी ये दिलीप जी के साथ में नहीं हुई थी। उनका एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सुजीत, उसके साथ में घटी थी। तो क्या हुआ था, सुजीत के साथ में क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं लगभग जवान हो चुका था। मेरी उम्र करीब 22-23 साल की हो चुकी थी। मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन की रिश्ता तय हो चुका था जो मेरे से छोटी थी। और उसी बीच जो हमारे पिता की तबीयत खराब हो गई थी। वैसे मेरे पिता कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, ना ऐसा कुछ काम करते थे। वो एक तांत्रिक थे और दूसरा काम था खेती का। तांत्रिक के काम में अब कुछ बचा नहीं था। वो दूर दूर तक जाते थे और जब आते थे वापस तो बहुत कम पैसा उनको मिलता था। अब मेन जो काम था खेती का, खेती से ही हमारा घर परिवार चल रहा था। मेरे पिता चाह रहे थे कि मैं भी एक तांत्रिक बनूं और इस काम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं देख चुका था कि इस काम में कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन मजबूरन बस मुझे वो काम सीखना पड़ा था। मैं ये काम बिल्कुल करना नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी के जिद के आगे मैं इस काम को सीखा था। अब पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी थी। अब वो ज़्यादातर चारपाई पर ही रहा करते थे। जो नगद नारायण आता था, जब पिताजी कहीं जाते थे तो उससे ऊपरी खर्च हमारे घर का चलता था। अब वो बिल्कुल बंद हो चुका था। नगद पैसा कहीं से। मेरी घर की हालत अब खराब होती चली गई। पैसे की कमी से पिताजी का इलाज नहीं हो पा रहा था सही ढंग से। पिताजी के इलाज में अब काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। आखिरकार हमारी माँ ने उधार लेना शुरू किया गांव के लोगों से और पिताजी का इलाज शुरू हो चुका था। लेकिन टाइम लग रहा था, इसमें बहुत पैसा इसमें खर्च हो रहा था। आखिरकार जिनसे हमने कर्ज लिया था उनका दबाव हमारे ऊपर में कर्ज लौटाने के लिए हो रहा था। और आखिरकार जो हमारा खेत था हमने गिरवी रख दिया ताकि कुछ और पैसा लें और पुराने कर्ज को उतारा जाए और फिर पिताजी का इलाज सही ढंग से किया जाए। और इस काम में तो काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। हमारी बहन की जो रिश्ता था वो भी तय था और टाइम भी फिक्स था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? इधर पिताजी खाट पर हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं और रिश्ता भी, जो बहन का रिश्ता का टाइम भी नज़दीक आते जा रहा था। कुछ ही महीने रह गए थे। ये चिंता हम माँ बेटों को खाई जा रही थी। आखिरकार मैंने कुछ सोचा और माँ से बोला कि माँ, मुझे शहर जाना पड़ेगा और मैं नौकरी का जुगाड़ करता हूँ। जो हमारे गांव के लड़के शहर में रहते हैं उन्हीं के पास मैं जाता हूँ और देखता हूँ कोई नौकरी सही ढंग के मिल जाए। लेकिन
माँ नहीं चाहती थी कि मैं शहर जाऊं। पिताजी का इलाज भी चल रहा था, लेकिन मजबूरी बस हमें जाना पड़ा। मैं अपने गांव के जो लड़का था उसके पास शहर में पहुंच गया था। उस लड़के ने तो हमारी बहुत हेल्प की, अपने कमरे में रखा और अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में वो मुझे नौकरी दिलवा दिया था। अब वो जो कंपनी का मालिक था उसके कई और भी फैक्ट्री था, पैसे वाला आदमी था। एक प्रॉपर्टी उसकी ऐसी थी जो कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले उसने लिया था। वो एक था पुराना गोदाम जिसको वो तोड़ करके नया फैक्ट्री बनाना चाहता था। लेकिन जब तो वो मजदूर ठेकेदार लेके गया तो वहाँ पर कुछ ऐसा होने लगा कि मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदार उस जगह से भाग खड़े हुए। वो बता रहे थे कि दिन के टाइम में ही जब फैक्ट्री में वो खुदाई कर रहे थे नींव के लिए, और उसमें से मोटे मोटे काले काले सांप, बिच्छू निकलने शुरू हो गए। और फिर कोई अनजान शक्ति उनके ऊपर में पत्थर, ईंट फेंकने लगी थी। अब उस डर से वो लोग उस काम से भाग चुके थे। लेकिन जो सेठ थे वो नहीं जानते थे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या घटना हुई है। उनको लग रहा था कि ठेकेदार उनको धोखा दे रहा है, अब कहीं जा कर के वो अपनी दूसरी साइड पर काम कर रहा है। लेकिन जो ठेकेदार था उसने पूरी कहानी इस मालिक को बताया, लेकिन ये यकीन नहीं कर रहे थे। आखिरकार इन्होंने दूसरा ठेकेदार लिया और उसको उस साइड पर भेजा। उनके साथ में भी इसी तरह की घटना होने लगी थी और वो ठेकेदार भी वो भाग चुका था। अब इनको लगने लगा मालिक को कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भला एक ठेकेदार भाग गया तो दूसरा ठेकेदार तो काम करना चाहिए था, लेकिन ये भी तो भाग गया। अब वो अपने लोगों से मीटिंग किया कि अब क्या किया जाए। तब किसी ने सलाह दिया कि तांत्रिक को बुलाया जाए और उस ज़मीन को दिखवाया जाए कि वाकई में वहाँ क्या चल रहा है। तांत्रिक आए, ज़मीन को जांचे परखे और वो बोले कि इसमें कोई चुड़ैल की शक्ति है, चुड़ैल यहाँ पर रहती है और वही नहीं चाहती है कि इस फैक्ट्री का निर्माण हो, यहाँ पर कोई आए। तब मालिक ने पूछा कि अब इस चुड़ैल को भगाने का तरीका क्या है। तांत्रिक बताने लगे कि पूजा का पाठ करना पड़ेगा, कुछ महीने लग सकते हैं इस काम में, लेकिन हम लोग इस चुड़ैल को भगा देंगे। मालिक बोले ठीक है, टाइम ही टाइम है, आप इसको बाहर निकालिए। और जो भी सामान था, खर्चा था, उस मालिक ने तांत्रिकों को दे दिया। 2 महीना के बाद में उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब ये ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, इसमें कोई चुड़ैल का वास नहीं है, अब अपना काम आप करवा सकते हो। इस घोषणा के बाद में मालिक खुश हुए और फिर एक नए ठेकेदार को वहाँ पर काम शुरुआत करने के लिए भेजा अपने लोगों के साथ में। जब वो ठेकेदार गया, दिन में तो सब कुछ सही था। जैसे ही शाम हुआ, वो मजदूर काम बंद करके और अपने घर की तरफ जाने लगे थे और कुछ मजदूर अभी अपने हाथ पैर धो करके कपड़े बदल रहे थे। उसी वक्त में एक मजदूर बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गया। अब उसको बेहोश देख करके आसपास के जो भी मजदूर थे, ठेकेदार थे, सब भाग करके आए और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में तो आया, लेकिन उसकी जो हरकत थी बिल्कुल अलग थी। वो अनाप शनाप बोले जा रहा था। उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी, जैसे उसके अंदर में कोई आत्मा घुस गई हो। वो कह रहा था कि इस जगह पर हम कुछ नहीं करने देंगे, ये घर हमारा है,
हम यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होने देंगे। मैं सबको मार डालूंगी, जो भी यहाँ पर आएगा एक एक करके सबको मैं ख़त्म कर दूंगी। वह मजदूर के मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी। अब ऐसी आवाज़ सुनकर के जो मजदूर थे वो तो डर ही चुके थे। अब उन्होंने उस जगह से भागना ही बेहतर समझा। ठेकेदार लाख समझाता रहा लेकिन मजदूर मिस्त्री नहीं माने। आखिर ठेकेदार को वहाँ से भी भागना पड़ा। अब ये तीसरी घटना हो चुकी थी। इस घटना का भी रिपोर्ट मालिक को मिला तो मालिक हैरान थे कि भाई हमने तो तांत्रिकों का पूरा फौज इकट्ठा किया, पैसे भी बहुत सारा हमने खर्च किया, तो आखिर चुड़ैल दोबारा कैसे वापस आ गई। ये बात समझ से परे हो रही थी। फिर उन तांत्रिकों को बुलाया गया। मालिक ने खुद जाकर के बात किया तो तांत्रिक कहे कि हो सकता है कोई कसर बाकी रह गई हो, इस बार हम पूजा करेंगे तो बिल्कुल 100% चुड़ैल निकल जाएगी। अब फिर उन्होंने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 10-15 दिन का टाइम और लगा था। अब पूजा होने के बाद में जो तांत्रिक थे उसी जगह पर रात में 2-3 रात उन्होंने उसी जगह पर रुके थे, ताकि मालिक को विश्वास हो जाए कि इस घर में अब इस जगह पर कोई चुड़ैल नहीं रहती है। अब मालिक को विश्वास हो चुका कि सारे तांत्रिक तो रात में वहीं रुके हुए हैं, तो अब तो चुड़ैल होती तो ज़रूर कुछ न कुछ उत्पात जरूर करती। तो विश्वास तांत्रिकों ने दिलवा दिया कि इस घर में सब कुछ अब नॉर्मल है। अब इस घटना के बाद में जो आसपास के ठेकेदार थे, मिस्त्री थे, उस जगह पर जाने में बचने लगे। जो मालिक थे उन्होंने नए नए लोगों को बुलाना शुरू किया, लेकिन कोई न कोई उनका कान भर देता था कि जगह भूतिया है, यहाँ काम करोगे तो मारे जाओगे। और इस चक्कर में कोई मजदूर मिस्त्री उस जगह पर काम करने से मना कर देता था। अब इस घटना के बाद में वो समझ गए मालिक कि अब हमें जो मजदूर मिस्त्री है कहीं बाहर से ही बुलाना पड़ेगा, यहाँ के जो लोग हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। अब इस घटना को करीब 1-1.5 महीना बीत चुका था। अब फिर दूसरे ठेकेदार को दूसरे शहर से वो लेके आए थे। वो ठेकेदार भी दिन में तो अपना काम सही किया, कोई गड़बड़ नहीं थी। शाम ढलने लगी और अचानक जो उसके मजदूर थे जो अब काम बंद करके हाथ पैर धो रहे थे, उनके ऊपर ईंट पत्थर का बरसात होने लगा। कोई अदृश्य शक्ति जैसे उन पर पत्थर बरसा रही हो, यही सब हालात देख करके सारे मजदूर मिस्त्री बाहर की तरफ भाग गए अपनी जान बचाते हुए। और ये ठेकेदार भी अब जो बाहर से आया था वो भी ये काम को छोड़ दिया था। अब तो सेठ को लग गया कि यही जो ज़मीन हमने लिया है, पुराना गोदाम जो लिया है, ये तो घाटे का सौदा है। हालांकि ये काफ़ी महंगे दामों पर लिया था, मौके की जगह थी, रोड के बगल में था। अगर इनकी फैक्ट्री बन जाती तो बहुत कीमती फैक्ट्री होती, लेकिन फैक्ट्री बने तो कैसे बने, बनने दे तब ना वो चुड़ैल। आखिर अब क्या हो। फिर तांत्रिकों को बुलाया गया। तांत्रिक आकर के उस घर में रुके, 2 रात बिताया और कहने लगे कि देखो हम तो यहाँ पर रुके हैं, अगर चुड़ैल होती तो हम लोग के पास में भी आती, हमें भी तंग करती, हमें भी मालूम हो जाता, लेकिन हमारे पास तो वो चुड़ैल नहीं आई। जो आपके ठेकेदार मिस्त्री है वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ अलग घटना हुई होगी और उसको चुड़ैल के साथ में जोड़ लिए हैं। आप एक काम करो, पहले आप घर बनाना छोड़ो, फैक्ट्री बनाना छोड़ो, पहले इस घर में किसी ऐसे इंसान को ले आओ जो 1 महीना तक यहाँ पर रहे और दिया बाती करते रहे। दिया बाती से बहुत फर्क पड़ेगा और हम कुछ ऐसा तेल देंगे बना करके तो जलता रहेगा दीपक में, तो जो आसपास की ऐसी कोई शक्ति भी होगी ना
जो इस घर में रहने के लिए आना चाहती हो तो वो भी नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने का पूरा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा। तांत्रिक की जो बात कही मालिक को समझ में आ गया था, लेकिन भला कौन अकेले उस फैक्ट्री में रात को रहेगा दिया जलाते हुए। उन्होंने कई लोगों से बात किया, अपने ऑफिस में भी, लेकिन सबने मना कर दिया। अब जो मालिक थे पैसों के लालच दे करके और एक आदमी को हायर किया, और वो भी जब गया दीपक जलाने के लिए उस फैक्ट्री में, बंद फैक्ट्री में, तो 11 बजे रात तक ही उस घर में रहा था। और इसके बाद उस घर से वो भाग आया था। अगले दिन वो बताया कि नहीं साहब, हम अकेले उस जगह पर रुक नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा था कि आसपास में कुछ परछाइयाँ घूम रही थी और मुझे मेरी जान का खतरा था। अब उस जगह पर आखिर कौन जाएगा जहाँ पर किसी का जान का खतरा हो। सेठ अब समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमारा सारा पैसा डूब गया। जो तांत्रिकों के खर्च किया, ठेकेदारों ने लिया, बहुत सारा पैसा सेठ जी का बर्बाद हो चुका था। अब क्या ऑप्शन है। और ये घटने के करीब 3 महीने के बाद मैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए पहुँचा था, उसी मालिक के अलग फैक्ट्री में। मैं अपने दोस्त के साथ में घर पर रहता था। अब पैसे की किल्लत तो मुझे बहुत थी। मेरा दोस्त भी जानता था कि मैं पैसे के लिए बहुत परेशान हूँ। घर में बहुत सारा कर्जा हो चुका है, बहन का जो शादी की। अब ये बात उड़ते उड़ते मेरे दोस्त के कान में भी आई थी। सेठ एक ऐसे लड़के को तलाश कर रहा था जो उस फैक्ट्री में रात को जा कर के दिया जला सके और 1 महीना तक वहाँ लगातार ये काम करता रहे, और उसके बदले में वो काफ़ी सारा पैसा दे रहा था, लाखों में। अब वो जो लड़का था ये बात मेरे से बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम तो तांत्रिक हो, तुम्हारे पिताजी भी तांत्रिक हैं, तो तुम तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। उसका ये जो बात सुन करके मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इतना छोटे से काम के लिए कोई लाखों रुपया क्यों खर्च करेगा। ये तो कोई भी इंसान कर सकता था। लेकिन जो कहानी मुझे मालूम पड़ी उसे मुझे खतरे का आगाह हुआ। ये कोई नॉर्मल काम तो था नहीं, ज़रूर इसमें जान का खतरा था। लेकिन मैं तो ठहरा तांत्रिक परिवार से, मैं जानता था कि भूत प्रेत से कैसे बचा जाता है, क्या मंत्र होता है, क्या विधि करनी होती थी। तो मैं मन ही मन इस काम को लेने के लिए तैयार हो गया था। और मैं अपने दोस्त से बोल भी दिया, देख भाई, इस काम में तो खतरा है, लेकिन मैं ये काम करना चाहूँगा। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। अब तू मेरी मुलाकात उस मालिक से करवा दे ताकि मैं काम को फाइनल करूं, और मुझे कुछ एडवांस पैसा दिलवा दो ताकि मैं घर पर जाकर दे आऊँ। और कुछ चीज़ें हैं जो घर पर तंत्र विद्या का, वो मैं लेकर के आ जाऊँ। उस मित्र ने मेरी बहुत मदद की, मुझे उस सेठ के पास में ले गया और सारी बात सौदा पक्का हो चुका था। सेठ ने मुझे उस टाइम में 50,000 रुपया एडवांस दिया था। सौदा हुआ था 3 लाख रुपए में, टोटल काम का 1 महीने का। वो पैसा पा करके मैं बहुत खुश था। इससे तो मेरी काफ़ी मदद हो सकती थी, मेरी बहन की शादी तो आराम से हो सकती थी। पैसा लेकर के अब मैं सेठ को बोला था कि आप मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं और वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेकर के मैं वापस आऊँगा। अब सेठ को तो विश्वास था कि चलो ये तो जानने वाले का साथी है, ये कहाँ भगेगा। सेठ बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाइए। अब मैं 1 हफ्ते के लिए
उस जगह से अपने गांव लौट गया था। पैसा मेरे पास में था और मैं बहुत खुश था। जब घर पहुंचा, सारा बात मैंने अपनी माँ को और अपने बीमार पिता को शेयर किया, बताया। माँ तो बहुत पैसे को देख करके खुश थी और कहने लगी कि बेटा अब तो शादी बिटिया का हो ही जाएगी टाइम पर, अब तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कर्जा इतना है वो भी तो देखना है। मैं माँ को कहने लगा कि माँ सब्र रख, 1 महीने की काम है मेरा और इसमें बहुत पैसा मिलने वाला है, मैं सबका कर्जा चुका दूंगा और तभी भी बहुत पैसा बचेगा हम लोगों के पास में, अगर ये काम मेरा सफल हो गया। पिताजी मेरी बात से बात कर रहा था तो सुन रहे थे और वो खाट पर लेटे लेटे कहने लगे, सुन बेटा। मैं पिताजी के खाट पर पहुंचा। वो कहने लगे, देख इस काम में बहुत खतरा है, जैसे तू बता रहा है ना, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं हो सकती है, वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है और वो तुझ पर हमला कर सकती है कभी भी। इसलिए बेटा तू पैसे का महत्व न दे, छोड़, पैसा आता जाता रहता है, हम लोग गरीबी में काट लेंगे, शादी को कुछ महीने और टाल देंगे, जब तक तू नौकरी पर सेटअप हो ही जाएगा। लेकिन मैं पिताजी की बात को नहीं माना। नहीं पिताजी, आए हुए लक्ष्मी को ठुकराना ठीक नहीं है, आप भी तो यही काम करते थे, आप तो कभी नहीं डरे, तो आप मुझे क्यों डरा रहे हैं। मैं ज़रूर कर लूँगा, 1 महीने की तो बात है। अब मुझे करना क्या है, उस गोदाम में जाना है रात के टाइम में और दीपक जला के बैठ जाना है, अब बस यही तो काम है, इसमें भला कौन सा आफत आ जाएगी। मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा मैं जो कह रहा हूँ ना, तुम बात को गहराई से समझ, इस काम में बहुत खतरा है। वो चुड़ैल आम चुड़ैलों की तरह मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। जब इतने ठेकेदारों को वहाँ से भगा चुकी है, तांत्रिकों को धोखा दे चुकी है, तो भला तुझ जैसा छोटा सा तांत्रिक को कैसे परवाह कर सकती है। पिताजी की बात को नहीं मान रहा था। पिताजी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बस पैसे के लालच में फंस गया था। भला 1 महीने में इतना पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ, और ये काम तो मेरे लिए ज़रूरी था, मैं एडवांस भी ले चुका था, मुझे अब तो ये काम हर हालत में करना ही था। अब मैं देख लिया कि माँ तो लगभग राजी ही थी, लेकिन पिताजी इस काम के लिए राजी नहीं हो रहे थे। पिताजी को समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और मैं इस काम के करने के लिए तैयार अब शहर की तरफ जाने वाला था। और उस वक्त में पिताजी ने बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा बचाव हो सके उस चुड़ैल से। पिताजी ने एक ताबीज मुझे बना करके दिया और बोले कि इसको अपने दाहिने हाथ पर बांध लो, और बाकी तो तुम जानते ही हो, हर चीज़ तुम सीख ही रखे हो, ये ताबीज भी तुम्हारा बहुत रक्षा करेगा। मैं वो ताबीज ले लिया था, अपने हाथ पर बांध लिया था, और फिर मैं वहाँ से शहर की तरफ चल पड़ा था। शहर में जब अपने दोस्त के घर पर आया और मैं बोला कि मैं अब तैयार हूँ, तो मेरा दोस्त भी कहने लगा कि देखो तुम उस जगह पर अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्त मेरा वो जिगरी था, स्कूल में एक साथ पढ़े, बचपन में एक साथ खेले, शायद वो खतरे को भांप रहा था कि मुझे कोई चोट ना हो पहुँचे, मेरी जान का खतरा ना हो। लेकिन मैं उसको समझाने लगा कि देखो उस जगह पर अकेले ही व्यक्ति की ज़रूरत है, समझा दिया था। वो मेरे लिए चिंतित था। मैं कहने लगा, दोस्त मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे पास वो शक्ति है कि जो मैं उस चुड़ैल से बच सकूं। तब जाकर के मेरा दोस्त शांत हुआ था और फिर हम उस सेठ के पास पहुंच गए थे। सेठ ने वो सारा सामान दे दिया जो तांत्रिक ने उसे दिया था,
दिया जलाने का सारा सामान। वो सामान लेकर सेठ के गाड़ी के द्वारा उस फैक्ट्री में पहुंच गया था। वो फैक्ट्री वाकई में एक ऐसी जगह पर थी, एकांत जगह पर, रोड के पास में ही। दिन में तो वहाँ पर बहुत सारा चहल पहल था, गाड़ियाँ चल रही थी लगातार, रोड पर भी लोग चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी सड़क बिल्कुल सुन सपाटा पड़ने लगा। अब जो हमारे साथ मालिक के ड्राइवर वगैरह आए थे वो तो चले गए थे। अब मैं उस जगह पर अब अकेले ही था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया रोड बिल्कुल खाली होता गया। अब मैं अपने उस जगह पर आ गया था जहां मुझे वो दीपक जलानी थी। अब जैसे ही रात स्टार्ट हुई, अब मैं थोड़ा बाहर निकल गया था कि मैं निश्चित जो टाइम बताया गया था उस टाइम पर दीपक जलाऊंगा। मैं रोड साइड पर दूर निकल गया था ताकि थोड़ा घूम फिर लूं और फिर मैं इस जगह पर आ जाऊंगा। घूमने फिरने के बाद में जब मैं वापस उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचा तो टाइम हो चुका था। सारा सामान उसी जगह पर रखा हुआ था और मैंने वो सामान लेकर के दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद में मैं उस जगह पर बैठा रहा, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई आकृति, कोई साया, कुछ आवाज़ मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ी, ना दिखाई पड़ी। 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। हर तरफ शांति फैली हुई थी। कोई भी आवाज़ ऐसी नहीं सुनाई पड़ रही थी जिसे मुझे लगे कि वो चुड़ैल आसपास में है। हर तरफ शांति शांति फैली हुई थी। और सारी रात वो सुबह के 4 बज चुके थे और बिल्कुल आराम से निकल चुका था। जब सुबह हो गई तो मैं समझ लिया था कि ऐसी कोई चुड़ैल तो है नहीं यहाँ पर। अगर होती तो ज़रूर मुझे नज़र आती, लेकिन वो तो थी ही नहीं। मुझे लगा कि अब ये काम तो बहुत आसान है। अब तो एक दिन बीत चुका है और 29 दिन और यहाँ पर रहना है। दिन में मैं अपना खाना पीना करना था और आकर के आराम से चैन से सो जाना था। बाहर मार्केट में मैं निकल गया और मार्केट से खाना पीना खाता रहा और फिर आकर के सो गया दोपहर में। उस रात भी मैंने दीपक जला दिया। सब कुछ शांति से चलता रहा। कुछ भी आवाज़, किसी तरह का साया कोई हमें दिखाई नहीं पड़ा। अब हमें 15 दिन से ऊपर इस जगह पर हो गया था। हालांकि जो सेठ का ड्राइवर था गाड़ी लेकर के दोपहर में आकर के मेरे से जानकारी लेता था कि कोई तुम्हें दिखा तो नहीं रात के टाइम में। अब मैं बता देता था कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखा, सब कुछ सही से चल रहा है और उम्मीद है कि महीना भी आराम से निकल जाएगा। अब ये बात सेठ को ड्राइवर बताता था। सेठ को भी लगने लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, इसकी फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा इसी महीने में। 15 दिन तो गुजर चुका था। वो अमावस की रात थी, काली अंधेरी रात। जो हर कोई जानता है कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत पिशाच ऐसी शक्तियाँ रोड पर बाहर निकलती हैं उसी रात को, यह कि उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और उस रात को मैं दीपक जलाए हुए था और दीपक के पास में बैठा हुआ था ताकि दीपक बुझे ना। मुझे लगा कि जैसे बाहर में कोई रो रहा हो, कोई औरत रो रही हो, सुबक रही हो। अब इतनी रात के टाइम में अब भला कौन औरत आएगी इस सुनसान जगह पर। अब तभी मुझे लगा कि नहीं, ये हो सकता है कि कोई चुड़ैल का खेल हो, है कि इतना दिन तो बीत चुका है और चुड़ैल तो आई नहीं, लेकिन आज अमावस्या की रात है, हो सकता है कि आज वो ज़रूर आएगी। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था, दीपक के पास बैठा रहा था।
अब जो सुबकने की आवाज़ थी औरत की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जैसे तो अब दहाड़ मार करके रोने लगी थी। अब उसकी रुलाई जो थी बढ़ती जा रही थी। मुझे अब उसकी आवाज़ सुन करके रुलाई का मन अजीब तरह से बेचैन हो रहा था कि आखिर औरत क्यों इतना विलाप कर रही, क्यों ही इतना रो रही है, वो भी इस सुनसान जगह पर। मन तो बड़ा बेचैन हो रहा था ताकि जाकर देखूं कि माजरा क्या है, कौन है औरत जो इतनी जोर जोर से विलाप कर रही है। मन तो कह रहा था कि नहीं, तुम इस जगह से जाओ नहीं, लेकिन जो अंदर का कोमल मन था कह रहा था कि कम से कम देखो तो सही, कौन है, कोई दुखियारी है या फिर कुछ और है। अब फिर मैं उठ चुका था अपनी जगह से और गेट की तरफ चलने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं जब देखा तो देख रहा हूँ क्या, सफ़ेद कपड़ों में एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई है और सर नीचे झुकाए हुए है। सर पर कपड़ा भी था उसके, और वही जोर जोर से बैठी हुई रो रही थी। कुछ पल तो मैं बस देखता रहा था और फिर मैं आवाज़ लगा दिया, अरे बहन, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई हो इस रात को, और क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। मैं इतनी बात बोला, लेकिन वो तो जैसे मेरी बात को सुनी ही ना हो, वैसी की वैसी रोती रही। अब मैं धीरे धीरे उसके पास पहुँचने लगा था और ऐसी आवाज़ से बोल रहा था कि बहन बताओ, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गई हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, क्यों रो रही हो तुम, अपना दुख दर्द तो बताओ मुझे। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो औरत अब रोना बंद कर दिया और झटके से उठ करके खड़ी हो गई। खड़ी होते ही वो तो मेरे से भी काफ़ी ऊंची दिखाई दे रही थी। एक नॉर्मल औरत तो इतनी लंबाई होती नहीं है, लेकिन ये तो मेरे से भी ऊंची हो गई थी। सफ़ेद कपड़ों में, और जो सर के बाल थे काफ़ी लंबे लंबे उसके दिखाई दे रहे थे। आंखें जो थी बिल्कुल बड़ी बड़ी सी और लाल लाल नज़र आ रही थी। मैं उसको तो एक नज़र में देखते ही समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये तो ज़रूर कोई चुड़ैल है। अब मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल मेरे अब पीछे खड़ी नज़र आई और सेकंडों में ये मेरे रास्ते में आ चुकी थी। अब फिर वो अपनी भारी आवाज़ में बोलनी शुरू कर दी, ये घर मेरा है, मैं यहाँ पर सालों से रहती हूँ, तुम ये जगह छोड़ कर के चले जाओ, ये घर मेरा है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगी, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, अब फिर दोबारा इस जगह पर मत आना। मैं उसकी बातें सुन कर के अब मैं दहल सा गया था, डर सा गया था कि वाकई में ये तो सामने जो दिख रही है, बोल रही है, ये कोई औरत तो नहीं हो सकती, ज़रूर ये चुड़ैल ही है। और वो अपनी वही बातें बार बार दोहरा रही थी। अब मैं एकदम चुपचाप खड़ा था और तभी मेरा जो अंदर का तांत्रिक मन था वो जाग उठा। अब मैं कहने लगा कि देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर किसी और का है, ये जगह एक फैक्ट्री का मालिक का है, और इस फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर नई फैक्ट्री बनवाना चाहता है। तुम्हें इस जगह की ज़रूरत क्या है, तुम तो कहीं भी जाकर रह सकती हो, तुम चले जाओ यहाँ से, छोड़ो इस जगह को। लेकिन वो तो जैसे मेरा बात ख़त्म होती ही मुझ पर जैसे हमला करने को तैयार थी, और एकदम वो खौफनाक आवाज़ में जैसे हंस रही हो और मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मेरे नज़दीक झपट्टा मारा, अपना हाथ बढ़ाया, चुड़ैल थी पीछे हट गई थी। उसको समझ में आ चुका था कि मेरे पास भी शक्ति है, और वो शक्ति थी मेरे
पिताजी की दी हुई ताबीज। अब वो पीछे लगातार हट रही थी और जो हंस रही थी, चिल्ला रही थी, अब उसका आवाज़ कम हो चुका था। अब वो दूर जाके खड़ी हो गई और कहने लगी कि देखो, ये जगह मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझ पर मेहरबानी करो, मैं इस जगह पर सालों से रहती आई हूँ और रहूँगी। अब मैं भी अब तैस में था, अपने तांत्रिक वाले रूप में आ चुका था। अब मैं कहने लगा, नहीं, ये जगह किसी और का है, इसका मालिक कोई और है और तुम यहाँ पर रह नहीं सकोगी, तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना ही होगा। अब जो चुड़ैल थी मेरी बात सुन करके अब पीछे हटने लगी थी और कुछ देर के बाद में वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं तो अपने जो मेरा मन था अंदर से तो डरा हुआ था, लेकिन तांत्रिक वाला जो रूप था वो बाहर से मुझे हौसला दे रहा था। जो पिताजी का ताबीज़ था वो बहुत ज़्यादा कारगर था। मैं फिर अपने उसी दीपक के पास आ गया था। अब सारी रात हमारी गुजर चुकी थी। अब उसके बाद में कोई भी आवाज़ नहीं आई, ना वो चुड़ैल की रोने की, ना कुछ घटना हुई। अब इसके बाद तो लगातार मैं उस जगह पर दीपक जलाता रहा और कुछ भी मेरे साथ में घटना नहीं हुई थी। वही अमावस की रात को जो घटना घटी थी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं वो 1 महीना बिता चुका था। सेठ का जो ड्राइवर था वो आता था, सारा घटना मैं उसको बता देता था। अब सेठ को भी लगने लगा कि उसका काम सही हो रहा है और वो फैक्ट्री को बनवा सकता है कुछ दिनों के बाद में। महीना दिन बीतते ही मैं उस जगह से अब चल पड़ा था सेठ के ऑफिस, ताकि मैं अपना सारा पैसा ले सकूं जो बकाया था। और मेरे साथ मेरा वो दोस्त भी था। सेठ मुझे देख करके खुश हुआ, बोला तुम तो बहुत निडर आदमी हो। मैं कहने लगा, मैं निडर तो हूँ और साथ में मैं एक तांत्रिक भी हूँ। मेरे पिता भी एक तांत्रिक थे, मेरे दादाजी भी एक तांत्रिक थे। मेरे पिता तो मुझे तांत्रिक ही बनाना चाहते थे, लेकिन अब इस काम में कुछ आमदनी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं इस लाइन को छोड़ दिया था, ताकि मैं नौकरी कर सकूं, अपने परिवार को भरण पोषण कर सकूं। सेठ कहने लगा कि हम तुम्हारे काम से खुश हैं, और सारा का सारा पैसा जो बकाया था मेरे दोस्त के सामने दे दिया था। और कहने लगा कि तुम ये पैसा ले जाओ, अपनी बहन का शादी ब्याह जो करना है करो, और इसके बाद में तुम लौट के आना, मैं तुम्हें उसी फैक्ट्री के मैनेजर बनाऊंगा। मैं जान गया था कि सेठ मुझसे बहुत प्रभावित है, क्योंकि मैं उसका मदद किया था। और वही हुआ। सब कुछ हमारे जो बहन का शादी था मज़े में हो चुका था। जो कर्जा वर्जा था सब मैंने लौटा दिया था, और तब भी मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ था। मेरा जो मित्र था, मित्र को मैं कुछ पैसा देना चाहा था कि भाई तुम भी कुछ रख लो इसमें से, लेकिन वो मना कर दिया। कहने लगा, नहीं भाई, ये सब तुम्हारा मेहनत का नतीजा है, और तुमने मेहनत किया है तो ये पैसा तुम्हारा ही है, मैं कैसे ले सकता हूँ। और इसके बाद मैं उस फैक्ट्री में वाकई मैनेजर बन चुका था। इस घटना के तो बहुत साल बीत चुके हैं। जब भी मुझे ये घटना याद आती है, वो टाइम जो मेरे साथ में गुजर रहा था, गांव में गरीबी, भुखमरी वाली हालत हुई थी, मेरी बहन की रिश्ता टूटने जा रहा था, मेरे पिताजी का दवाई के बगैर इलाज नहीं हो रहा था, सब घटना मेरे आंखों के सामने आ जाती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन अब भगवान की कृपा से सब कुछ सही था, सब कुछ ईश्वर ने सही कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी घटना हमने डाला हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगी।
लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। आप मेरे भी इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।